सर दूसरे वाले में सॉल्व करते बस उसमें लास्ट। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बताइए कौन सा है, ठीक है। वो जो सर आपको करके दिया। अभी आप इधर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन है। जो सर कल दिए थे वो वाले सर हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। मैंने ये क्वेश्चन दिए थे। नहीं, ये नहीं है, नो सर ये नहीं। ये है। इसमें से आपने कौन सा कर लिया, पहला या दूसरा, कौन सा कर लिया बताइए। हाँ हिमांशु बोलिए। फर्स्ट। आपकी आवाज़ में थोड़ा डिस्टरबेंस है, फिर से ट्राई करिए। सर फर्स्ट वाला हो गया। ये वाला हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या करना था आपको, चेक करना था कि ये एक पीडीएफ है कि नहीं। तो जब आपने यस इसको सर। इंटीग्रेट किया जीरो से इन्फिनिटी पे, तो रिजल्ट में क्या मिला आपको, थीटा। थीटा आया। यस सर। तब फिर तो ये पीडीएफ नहीं होगा ना, क्योंकि होल रेंज पे इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट क्या आता है। ये सर वन आना चाहिए। तो फिर ये पीडीएफ नहीं है। ये सर नहीं है। अच्छा चलो, इसको अभी हम चेक करते हैं ना, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले का बताइए क्या हुआ। सर इसमें सॉल्व किया बट सर पूरा नहीं सॉल्व हो पाया। इसमें इसका समेशन पुट किया था तो वन प्लस सर वो किया था फिर उसके आगे सर नहीं। अच्छा चलो, तो आपने ट्राई कर लिया, ये अच्छी बात है। अब आज हम इसको बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, ये वाला। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स इंटू डी एक्स। आपके पास दो ऑप्शन है इसको करने को। एक तो है कि आप बाई पार्ट्स का रूल लगा लीजिए। बाई पार्ट्स जानते हैं, यस सर। बाई पार्ट्स बट इंटीग्रेशन। दूसरा, कांस्टेंट है ना। दूसरा है कि आप गामा फंक्शन का यूज़ कर लीजिए। अब अगर आपने अभी तक गामा फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं आज आपको गामा फंक्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बाई पार्ट्स हम हर बार नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लेंदी होता है, गामा फंक्शन से ईजी हो जाता है। गामा फंक्शन एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल होता है अगर इसकी रेंज जीरो से इनफाइनाइट हो और ये कुछ इस तरह से लिखा हो, x टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिखते हैं गामा n से। ये है इंटीग्रेशन का रिजल्ट, जहाँ पर गामा n का मतलब होता है फैक्टोरियल n माइनस वन। तो हम बहुत सारे इंटीग्रेशंस को इस फार्मूले से कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले केस में हम देखते हैं कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस लगा देते हैं, यानी थीटा एक्स को पुट कर देते हैं टी। जब हम थीटा एक्स को टी पुट करेंगे तो थीटा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी। इस रिजल्ट में अगर हम लिमिट देखें तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो t की वैल्यू भी जीरो होगी। और अगर हम यहाँ पर पुट करिएगा x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो t की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। यानी हमने x को t में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, लिमिट सेम है। थीटा डी एक्स की जगह पे आपको दिख रहा है डी टी आ गया है, तो डी टी लिख देंगे। और e की पावर माइनस थीटा एक्स में थीटा एक्स की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, t। अब ये e की पावर माइनस टी डी टी आ गया। तो हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस वन, और लिमिट लगा देंगे जीरो टू इनफाइनाइट। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं, इस माइनस को बाहर कर लो और लिमिट ऑपरेट कर दो, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया, और माइनस अगली वाली लिमिट है जीरो, तो e टू द पावर जीरो आएगा। जीरो न्यूट्रल होता है, उसके आगे माइनस प्लस नहीं लगता है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हिमांशु आपको बतानी है, बताइए। सर जीरो। और e की पावर जीरो की वैल्यू वन। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में क्या मिला, ये सर आगे सर हमने यहाँ पे वही सर थोड़ा गलत सर यहाँ थोड़ा पे गलत क्या। है। चलो, यहाँ पे हम गामा फंक्शन कैसे ऑपरेट करेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि e की पावर माइनस टी मिल गया है। अगर आप इससे कंपेयर करो तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस टी, यहाँ पर है x की पावर n माइनस वन, जबकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे t टू द पावर वन माइनस वन।
1 माइनस वन का मतलब जीरो, जीरो मतलब 1, यानी यहाँ पर हमने एक्चुअली में बस टी लिख दिया है, टी है नहीं। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हम इसको लिख पाएंगे गामा 1। गामा 1 को अगर हम इस वाले फार्मूले से फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे फैक्टोरियल 0 और इसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ से भी रिजल्ट 1 मिल रहा है। चाहे तो हम गामा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन था इसलिए इंटीग्रेशन में ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर फंक्शन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता तो गामा फंक्शन यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता। आगे की क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि गामा यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। गामा फंक्शन एक मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का फार्मूला है जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। इसका पूरा एक चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन के नाम से। अब वो सेम 1 में है या सेम 2 में है ये मुझे नहीं पता है। एडवांस कैलकुलस आपके जिस सेम में होगा उसमें होगा ये बीटा गामा फंक्शन। पहले ये हम लोगों के टाइम पे सेकेंड ईयर में था, लेकिन अब इसको शायद फर्स्ट ईयर में कर दिया गया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के किस सेम में है ये आप देख लीजिएगा। बीटा गामा फंक्शन के नाम से एक चैप्टर है। तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप इसको मैथमेटिक्स के पेपर में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो वेरीफाई हो गया कि वो एक पीडीएफ है। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे, पी एक्स इक्वल टू पी क्यू टू द पावर एक्स। ये जितना कुछ आप अभी कर रहे हैं इसको करने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स में जैसे इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, समेशन अच्छे से आना चाहिए, अगर कहीं कोई फार्मूला यूज़ हो रहा हो तो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको बायनोमियल के फार्मूले याद होने चाहिए। बायनोमियल में कई सारे फार्मूले बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले प्रूफ करवा दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं पी क्यू टू द पावर एक्स, और एक्स की वैल्यू स्टार्ट है 0 1 2 डॉट 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 डॉट। साथ में एक कंडीशन और दी हुई है कि अगर p प्लस क्यू कहीं पर दिख जाए तो हम उसे 1 लिख सकते हैं। आपको चेक करना है कि क्या यह एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की पहली कंडीशन है कि ये 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर p और q को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये हैं प्रोबेबिलिटीज। आगे चलकर आप जब सेकेंड सेम में डिस्ट्रीब्यूशंस का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी बताया जाएगा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं ये हम आगे चलकर देखेंगे सेम 2 में। अभी के लिए बस आप इसको एक फंक्शन मानिए। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर हम इसका समेशन कर लें, समेशन एक्स पी क्यू की पावर एक्स, तो ये अगर 1 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये पीएमएफ है। एक्स की रेंज 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर हम देखें तो हमारे p में x है ही नहीं, तो p समेशन के बाहर हो गया और ये आ गया q टू द पावर x। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कराएंगे तो q टू द पावर 0, q टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही सीरीज बनेगी एक इनफाइनाइट टर्म्स की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अभी हमने ऊपर बताया कि p और q दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो q की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो इनफाइनाइट सीरीज की जीपी बन रही है और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू q है अगर इसका मॉड लेस देन 1 है तो हम इसका सम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला याद है, a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। तो p, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 एंड 1 माइनस क्यू, तो जीपी लग गई। जीपी के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। नो सर, ये सर अब हो जाए। ठीक है, अब नीचे हम क्या करते हैं q की वैल्यू पुट कर लेते हैं या 1 माइनस क्यू डायरेक्टली देख लेते हैं कितना आएगा। तो p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें 1 माइनस क्यू
तो कितना आ जाएगा P, P से P कैंसिल हो गया, रिजल्ट में आ गया 1, यानी ये भी एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्वेश्चन आज हमने आपको दिया है। गिवन द फॉलोइंग बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल फाइंड क्या करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, मार्जिनल कैसे निकालते हैं ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। कंडीशनल आज का हमारा मेन टॉपिक है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। इसके बाद आज हम ये भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जब ज्वाइंट वाले हम बनाते हैं तो वो बनते कैसे हैं। इसके पहले हम यूनिवेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है वो देख चुके हैं। एक क्वेश्चन शायद आपको याद हो जो महात्मा गांधी और 3 इवेंट थी जिनको हम लोगों ने मैच किया था 3 ईयर से, तो उसमें आपने देखा था एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन रहा था। 2 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में लें तो वो भी हम देख चुके हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। यानी यूनिवेरिएट के हम एग्जांपल्स देख चुके हैं। तो आज हम बाईवेरिएट का एग्जांपल देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशंस बनते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले करेंगे। इसमें आज कंडीशनल का पहले तो हम आपको फार्मूला बता दें। पहले इसके कि हम कंडीशनल का फार्मूला बताएं, आपको थोड़ा सा पुराना रिवीजन भी करवा देते हैं। बस फार्मूलों का रिवीजन हम लोग करेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग घर पे करते रहिए। तो सबसे पहली चीज़, एक फंक्शन पी एक्स वाई होता है जिसको हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, और अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं तो हम इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रॉपर्टी में ये 0 से बड़ा होगा एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए, यानी रेंज में जो भी रेंज एक्स वाई की हमें दी जाएगी, और समेसन एक्स और समेसन वाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। सेम हेयर, इंटीग्रेशन अगर एक्स और वाई पर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आएगी 1 के बराबर। ये है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर हमको मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, अपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को y पे सम कर देते हैं, जैसा कि इस टेबल में हम लोग करते हैं। अगर हमें y का मार्जिनल चाहिए तो हम अपने फंक्शन को x पे सम कर देते हैं। यहाँ पर अगर हमको x का मार्जिनल चाहिए तो हम अपने ज्वाइंट फंक्शन को y पे इंटीग्रेट कर देते हैं, और अगर हमको y का चाहिए तो हम इसी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में x की रेंज पे इंटीग्रेट करेंगे। अब आती है बारी कंडीशनल की। तो कंडीशनल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। प्रोबेबिलिटी x गिवन y से रिप्रेजेंट करते हैं। y कोई कंडीशन होती है जो हमको पता होती है, और x की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। ऊपर आता है इंटरसेक्शन, और नीचे जो गिवन में कंडीशन होती है वो आता है। ये जो x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई लिख रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि किस वैल्यू की बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू की बात। इसी क्रम में अगर हम लिखना चाहें y गिवन x का फार्मूला तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन y, सॉरी x गिवन x, क्योंकि अब की बार कंडीशन x की है। अगर हम इसको लिखें इसके लिए कंटिन्यूअस के लिए, तो एफ वाई गिवन एक्स का फार्मूला क्या होगा, एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, और एक्स गिवन वाई का कंडीशनल कैसे निकलेगा, ऊपर एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, अब की बार कंडीशन है वाई तो डिवाइड करेंगे वाई से। तो कंडीशनल के फॉर्मूले तो आपने देख लिए, अब हम कंडीशनल को निकालना भी सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या आप मार्जिनल कैलकुलेट कर लेंगे? यस सर। ठीक है, तो मार्जिनल वाला हिस्सा हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप मार्जिनल कैलकुलेट करिएगा। इधर टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, कैलकुलेट टेबल में करिएगा, लेकिन बाद में उसको अलग लिखा जाता है कि मार्जिनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और कभी कभी कहा जाता है कि वेरीफाई करिए कि ये मार्जिनल है। तो यहाँ पर आप टोटल लिखकर इसको कर लीजिएगा, मार्जिनल आ जाएगा। हम यहाँ पर मार्जिनल कैलकुलेट करेंगे इसलिए क्योंकि कंडीशनल निकालते समय मार्जिनल की ज़रूरत पड़ती है। आपको दिख भी रहा होगा
इंटरसेक्शन के साथ साथ यहाँ पर y का मार्जिनल भी तो चाहिए, इंटरसेक्शन के साथ साथ x का मार्जिनल भी तो चाहिए। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबके अपॉन में 15 है तो हमें ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रिजल्ट 4 आएगा 4/15 और यहाँ पर आएगा 6 by 6/15 और यहाँ पर आएगा 5/15। अब आपको इसका सम करके देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना चाहिए। आ रहा है। हिमांशु बताइए कि ये जो हमने इस तरफ टोटल किया है ये किसका मार्जिनल निकला है, एक्स का या वाई का? सर ये y का है। वाई का मार्जिनल है, ठीक है। इधर वाई है हमारे पास तो वाई की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, 1 की ये हो गई और 2 की ये हो गई। हमने इसको जोड़ा है x पे, x की वैल्यू -1 पे ये थी, 0 पे ये थी और 1 पे ये थी, तीनों को जोड़ा तो x पे सम हो गया। तो इसीलिए लिखते हैं समेशन x पी एक्स वाई, यानी ये सब पी एक्स वाई थे और हमने इनको x पे जोड़ लिया तो ये y इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। यस सर। अब हम इसको y पे ऐड करते हैं तो y पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/15, 15 5/15 और 4 4/15। अब की बार भी अगर हम इसको सम करेंगे तो 1 आएगा। तो ये भी हमने देख लिया कि इसको x और y दोनों पे सम करने पर 1 भी आ रहा है, यानी ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। और हमने मार्जिनल्स भी कैलकुलेट कर लिए, तो ये मार्जिनल था y का और ये मार्जिनल है x का, ठीक है। अब बारी है कंडीशनल की। तो आपको यहाँ पर कंडीशनल निकालते समय y की वैल्यू गिवन है 2, यानी हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए और x की वैल्यू इसने हमें नहीं दी है, यानी x की हम सारी वैल्यूज लेंगे। तो हम पहला काम क्या करेंगे, x की पहली वैल्यू ले लेते हैं -1, फिर x की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 0, फिर x की तीसरी वैल्यू ले लेते हैं 1। तो जब हमने ये ले लिया तो फार्मूला क्या बन गया, x की वैल्यू हमने -1 ली और कंडीशन में y इक्वल टू 2। फार्मूला ऑपरेट करते हैं जरा, तो लिखेंगे x इक्वल टू -1 कॉमा y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2। अब आप देखिए और बताइए, जब x -1 है और y 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 2/15। 2/15। x -1 और y है 2 तो 2/15। और अगर y इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी हम पूछें आपसे तो बताइए कितनी है? y इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी सर 5/15 और 5/15। 15 कैंसल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा 2/5 हमारे पास। यानी हमने एक कंडीशनल निकाल ली जो कि x की वैल्यू -1 पे है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले में हमने x की वैल्यू 0 ले ली है और y तो हमको गिवन है 2, यानी अब की बार हमको क्या चाहिए 0 और y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 2। अब आप बताइए x 0 और y 2 की वैल्यू कितनी है? 1/15। 1/15 डिवाइडेड बाई 5/15, रिजल्ट में आ गया 1/5। सेम हम x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। फार्मूला ऑपरेट कर देंगे, x इक्वल टू 0 सॉरी x इक्वल टू 1 लिया है, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2। चलिए 1 और 2, x 1 हो और y 2 हो, प्रोबेबिलिटी है 2/15 और y इज इक्वल टू 2 की कितनी है 5/15, 2/5। अब हम इसको लिखेंगे कैसे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम इसको लिखते कैसे हैं। चलिए देखिए, ये जो हमने अभी लिख के निकाला इसको हम टेबल से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं कैसे। तो आप एक काम करिए, पहले इसको लिखना सीखिए। हमको इसको लिखने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनानी है और ये हेडिंग क्या डालेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2।
तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर x गिवन y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2। यहाँ पर कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन y इक्वल टू 2। तो x की पहली वैल्यू 0 है, नहीं -1 है, दूसरी वैल्यू 0 है और तीसरी है 1। तो जब -1 थी तो रिजल्ट आया है 2/5, 0 पे रिजल्ट आया है 1/5 और 1 पे रिजल्ट आया है 2/5। अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। हर प्रोबेबिलिटी 0 या उससे बड़ी है और अगर हम इसको टोटल कर ले तो कितना आ रहा है 1। इसका मतलब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। ओके, अब जरा हम देखते हैं कि हम इसको टेबल से डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। तो यहां पर लिखा है y इक्वल टू 2, तो आप y इक्वल टू 2 की इस वाली रो को पकड़िए और कुछ मत करिए। इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि x -1, 0 और 1 पे हैं। इन तीनों को इस 5/15 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 2/15 डिवाइडेड बाई 5/15, 1/15 डिवाइडेड बाई 5/15, फिर 2/15 डिवाइडेड बाई 5/15। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट टेबल से निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आपको ये सब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप y इज इक्वल टू 2। तो अभी इसके प्रैक्टिस के लिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको करिएगा आप, ठीक है। तो आज का आपका कंडीशनल का होमवर्क हम दे देते हैं, उसको करके प्रैक्टिस करिएगा। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इक्वल टू 0, यानी हमने आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन y गिवन x दिया है और ये आज का आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। रिजल्ट आप करने के साथ मुझे फोटो खींचकर ग्रुप पे भेज सकते हैं, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया और कंडीशनल निकालना भी आपने सीख लिया। तो कंडीशनल के और भी क्वेश्चंस आगे डिस्कस किए जाएंगे। अभी आपको एक एक चीज़ पढ़ाकर उसका एक एक क्वेश्चन लगवाया जा रहा है। जब सारी चीज़ें हम आपको करा देंगे, जैसे मार्जिनल हो गया, कंडीशनल हो गया, अब बारी है CDF यानी कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो जब सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा तो फिर पूरे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्योंकि जो बुक के क्वेश्चंस हैं उसमें सब कुछ एक साथ पूछते हैं और जब सब कुछ एक साथ पूछते हैं तो आपको सारे फॉर्मूले पहले से पता होने चाहिए। तो इसीलिए अभी हम एक एक क्वेश्चन में आपको बस सिखा रहे हैं कि कैसे क्या निकलता है और किसका क्या फॉर्मूला होता है। बाद में आपको एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ भी कैलकुलेट करने के लिए दी जा सकती हैं। चलिए अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनता कैसे है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने में आपको सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और हम बताते हैं। वैसे देखिए आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन है इन द रैंडम प्लेसमेंट ऑफ 3 balls इन 3 cells। तो इनकी बात को मानते हुए पहले हम 3 सेल बना लेते हैं। और इनमें 3 बॉल को हमको प्लेस करना है। अब 3 सेल को अगर हम 3 बॉल से फिल करना चाहें तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन बनेंगे। यहां पर परम्यूटेशन कह सकते हैं हम इसको। तो हम 3 बॉल को इस वाले ब्लॉक में 3 तरीके से डाल सकते हैं, सिमिलरली यहां भी, सिमिलरली यहां भी। तो टोटल कितने पॉसिबल वेज बनेंगे 27। अब ये सारे 27 हम आपको बनाकर दिखाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? परम्यूटेशन पढ़ा है आपने? यस सर। मैंने एक लेक्चर परम्यूटेशन का अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आज आपकी क्लास में मैं उसे ऐड कर देता हूँ ताकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लें फिर आगे बढ़ें, है ना। यस सर। चलिए ठीक है। तो हमारे पास 3 बॉल हैं और हमको इनको 3 ब्लॉक्स में भरना है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। डिस्क्राइब द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे इस बात के कि 3 बॉल को
3 सेल में रखा जाए। तो हम बाल को कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं पहली बाल हमारी है ए, दूसरी बॉल है बी और तीसरी बॉल है सी। ये हमने ले ली 3 बॉल्स। अब इन 3 बॉल्स को जब हम इन सेल में प्लेस करेंगे तो कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि सब में एक एक आनी चाहिए, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3, कोई भी बात हो सकती है। तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। तो सबसे पहले हम एक पॉसिबल इवेंट बना लेते हैं। हो सकता हो कि सब में एक एक बॉल जाए, ये कंडीशन बन सकती है ABC की। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ऐसा भी तो हो सकता हो कि पहली सेल में बॉल ए ना गई हो, बॉल बी चली गई हो। अच्छा, पहले एक और ये बना लेते हैं। हो सकता हो कि पहले सेल में ए गई हो लेकिन यहाँ पर सी और बी आ गए हों। पॉसिबिलिटीज़ है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बी को पहले सेल में डाल देते हैं, यहाँ पर ए और सी आ सकता है। फिर हम बी को अगर पहले सेल में डालें तो ए और सी को रिप्लेस कर दें आपस में, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए आ सकता है। अब हम सी को पहले सेल में डाल देते हैं। पहले खाने में सी आ गया है और इधर ए और इधर बी आ गया है। सी के साथ एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ बी और यहाँ पर ए आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमने ए बी सी जब सब खानों में एक एक बॉल डाल रहे थे तो इसके हमारे पास कितने केसेस बन गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमको कितने बनाने हैं? 27। तो 6 हमारे पास बन चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वो कंडीशन या सिचुएशन लेते हैं जब एक सेल में 2 बॉल चली जाएं और कोई एक सेल खाली रह जाए। तो हो सकता हो कि इस सेल में ए बी आ गई हो और सी आ गया हो, इसमें ये सेल खाली रह गया हो। खाली को हम डैश से दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता हो कि ए बी इस सेल में आया हो और सी इधर आ गया हो, खाली ये वाला रह गया हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी हो सकता हो कि खाली कौन सा रह गया हो। अभी ए बी दोनों में आगे चल रहा था, अब ए बी को हम मिड पे लाएंगे। ए बी मिड पे आने पर क्या होगा? ये खाली रह गया है और यहां पर बॉल सी आ गई है। एक सिचुएशन और बनेगी जब ए बी मिड पे रहे और ये खाली रह जाए, सी यहां आ जाए। तो ए बी के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी बन चुकी हैं। अभी नहीं, अभी ए बी एक बार पहले सेल में थी, फिर बीच वाले सेल में, अभी लास्ट वाले सेल में जाएगी। तो ए बी की भी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि ए बी लास्ट वाले सेल में आ जाए। तो फिर यहाँ सी और यहाँ पे ब्लैंक। ये भी हो सकता हो कि ए बी लास्ट सेल में हो और सी इस वाले में आ जाए, ये ब्लैंक रह जाए। तो ए बी की सारी पॉसिबिलिटीज बन गई। कितनी बनी है? 6। अब हम लेते हैं ए बी के अलावा किसी दूसरे पेयर को, यानी हो सकता हो कि बॉल ए और सी एक साथ हो और बी अलग रह जाए। तो एक सिचुएशन तो ये बन गई जब ए सी पहले सेल में हो। अब अगर ए सी आती है दूसरे सेल में तो इसकी भी 2 सिचुएशन बनेंगी। ये ए सी आ गई है दूसरे सेल में, 2 सिचुएशन क्या बनेंगी? बॉल बी यहाँ पर हो, ये खाली हो, या बॉल बी यहाँ पर हो, ये खाली हो। अब ए सी को हम लाते हैं तीसरे सेल में। समझ पा रहे हैं पॉसिबिलिटीज? जब ए सी तीसरे सेल में आया तो बी यहाँ पर रह गया हो और ये खाली। इसी के साथ एक कंडीशन और बनेगी, ए सी के आने पर यहाँ पर बी आ जाए और ये खाली रह जाए। तो ए बी की हमने 6 सिचुएशन बनाई, ए सी की भी 6 सिचुएशन बनाई। अब आएंगी 2 बॉल एक साथ, जिसमें क्या होगा? ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब बी सी आएगा। तो बी सी के साथ ए बॉल यहाँ पर है, ये खाली रह गया है। बी सी के साथ ये खाली है, ए यहाँ पर आ जाए। हिमांशु, आप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को? यस सर। बी सी अब की बार मिड में है, ए यहाँ पर है, ये ब्लैंक है। इसका रिवर्स कर दो। बी सी बीच में ही है, अब की बार यहाँ ए आ गया और ये ब्लैंक है। अब बी सी को हम लास्ट सेल में प्लेस करेंगे। तो ये बी सी आ गई, यहाँ पर ए है,
और इसका एक और, ये खाली, यहाँ पर ए और ये BC, तो BC के भी 6 बन गए। अब 2 वाले सारे हो चुके हैं, अब 3 इकट्ठे, तो जब ABC तीनों एक ही सेल में जाएंगे तो एक सिचुएशन तो ये बनेगी कि ये दोनों खाली रह जाएं, साथ में एक सिचुएशन ये बनेगी कि तीनों दूसरे सेल में आ जाएं, और एक सिचुएशन ये बनेगी कि 3 के तीनों लास्ट सेल में आ जाएं, ABC। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्या 27 पेयर्स हमने बना लिए हैं? 1 2 Yes. 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक 24 हो गए हैं और 3 ये 27, तो टोटल 27 पेयर्स बन गए हैं 3 बॉल को 3 सेल में प्लेस करने के। तो इस परम्यूटेशन का आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इन द रैंडम प्लेसमेंट ऑफ 3 बॉल्स इन 3 सेल्स डिस्क्राइब द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हमने एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स को डिस्क्राइब कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा लेट xi डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स इन सेल i, यानी अगर xi की बात करें तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेल i, और i की वैल्यू है 1 2 3, यानी अगर हम x1 को लिखें तो ये बताएगा नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट सेल। अगर हम x2 को लिखें तो ये बताएगा नंबर ऑफ बॉल इन सेकेंड सेल। और अगर हम x3 रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें तो नंबर ऑफ बॉल इन थर्ड सेल। अब आप बताइए x1 x2 और x3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, यानी किसी भी सेल में नंबर ऑफ बॉल कितनी हो सकती है, या तो एक भी ना हो, या तो एक बॉल हो, या तो 2 बॉल हो, या तो 3 बॉल हो। तो इन तीनों रैंडम वेरिएबल एक जैसे हैं, तीनों सेम हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि x1 यानी कि पहले सेल में कितनी बॉल, तो पहले सेल में 1 भी दिख रही है आपको, 0 भी दिख रही है, 2 भी दिख रही है, और ये देखो 3 भी दिख रही है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पहले सेल में 0 बॉल रहने की पॉसिबिलिटी है, 1 बॉल रहने की पॉसिबिलिटी है, 2 बॉल रहने की, 3 बॉल रहने की। तो ये हो गए रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज। अब अगर हम आपसे कहें कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हम बना सकते हैं कैसे, देखिए। सबसे पहले हम x1 लिखेंगे जिसकी वैल्यू है 0 1 2 एंड 3, फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x गिवन x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x, यानी x1 की प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्मॉल x। तो जब स्मॉल x की वैल्यू 0 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो x1 क्या था, नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट सेल। तो पहले सेल में 0 कहां कहां पर है आपको ये इन 27 पेयर में देखना है। तो जरा देखिए, पहले सेल में 0 यहां है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे मिले हमको जिसमें पहले में 0 है। तो 8 हमारे हो गए फेवरेबल केसेस, और टोटल कितने हमने केसेस बनाए हैं, 27। अब पहले सेल में नंबर ऑफ बॉल हो 1, यानी ऐसे ढूंढो जिसमें पहले सेल में एक ही बॉल हो। तो 1 2 3 4 5 6, पहले में 1 थी, और आगे बढ़ो 6 के साथ, 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर आएगा 12/27। अब पहले सेल में 2 बॉल हो, जरा देखिए कहां कहां है 2 बॉल, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/27। ओके, अब आते हैं पहले सेल में 3 बॉल। तो पहले सेल में 3 बॉल तो सिर्फ यहीं पर है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/27। अब चेक करिए क्या ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज 0 या उससे बड़ी हैं, और अगर इनको जोड़ें हम 12 8 20 6 26 1 27, तो इसकी वैल्यू 1 भी आ रही है। तो ये x1 का है, यानी अब ये यूनिवेरिएट है। अब हम यूनिवेरिएट को बाईवेरिएट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से x2 का लिख सकते हैं और x3 का लिख सकते हैं। x2 और x3 लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि ये बॉल अब की बार दूसरे और तीसरे सेल में नंबर्स को काउंट करें, यानी दूसरे सेल में x2 का मतलब नंबर ऑफ बॉल इन सेकेंड सेल। तो अब की बार हम सेकेंड सेल में देखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेम आएगा, एकदम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जितने हमारे x1 के लिए मिले हैं उतने ही x2 के लिए मिलेंगे। आप चाहो तो चेक कर लो। मान लो हम सेकेंड सेल में 0 बॉल को देख रहे हैं,
तो जरा देखिए सेकंड सेल में जीरो बॉल कितने मिलने हैं। सेकंड सेल ये एक मिला, ये मिला एक, आपको दिख रहा है एक, फिर ये दो मिला, फिर ये तीन मिला, और सेकंड सेल हाँ ये चार, ये पाँच, ये सर 8। 6 7 और 8। तो ऊपर वाले के बराबरी मिले। तो इसी Yes, तरीके sir. से हम x2 और x3 का सिमिलरली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर एक रैंडम वेरिएबल और डिफाइन किया गया है, जरा देखते हैं वो रैंडम वेरिएबल क्या है। तो वो रैंडम वेरिएबल हमारा है let xi denote the number of balls in cell I and n the number of cells occupied। यानी एक रैंडम वेरिएबल और आया n, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स ऑक्युपाइड। ये सर ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब भरे हुए हों। तो n की पहले तो हम देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। n की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो इसका मतलब एक भी सेल भरा नहीं है। तो क्या ये बात सही है? अगर हम 3 बॉल 3 सेल में डाल रहे हैं तो कम से कम एक तो भरा होगा ही। यस सर। यानी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। n की वैल्यू 1 होने का मतलब एक सेल भरा है, जैसे कि ये वाले में n इक्वल टू 1 है, ये वाले में n इक्वल टू 1 है। अगर n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो इसका मतलब 2 भरे हैं, यानी कि एक खाली है। अगर n की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, इसका मतलब तीनों भरे हैं, कोई भी खाली नहीं है। तो हम क्या n का डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, सिंपल n का। तो n एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इक्वल टू स्मॉल n। चलिए अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये बनाना है, बनाइए। तो सबसे पहले हम उन सेल्स को ढूंढेंगे जिसमें एक ऑक्युपाइड हो। एक ऑक्युपाइड का मतलब 2 खाली हो। तो आप ढूंढिए ऐसे कितने हैं जिसमें 2 खाली हैं। सर 3 है। 3 ही हैं पक्का? यस सर। हम मान लेते हैं 3/27। अब की बार 2 ऑक्युपाइड हो, यानी कि एक खाली हो। ऐसे कितने जिसमें एक खाली है? एक खाली में देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 18/27। और अब 3 भरे हो, यानी एक भी खाली ना हो। ऐसे कितने हैं? 6 शुरू वाले 6। तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/27। तो ये भी है यूनिवेरिएट। अब हम कंबाइन करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, n। तो हमको x1 और n का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो x1 और n का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो हम एक टेबल ऐसे बनाएंगे, एक तरफ हम x1 रखेंगे और एक तरफ रखेंगे n। थोड़ा सा ध्यान से, बस आप अभी देख सकते हैं कि जॉइंट कैसे बना है। तो इस तरफ हम x1 रख लेते हैं और इस तरफ n रख लेते हैं। अब आपको पता है कि x1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 एंड 3, ये आप देख चुके हैं। तो अब की बार हमको उनको ढूंढना है जिसमें x1 0 हो और n की वैल्यू 1 हो। x1 0 का मतलब पहले सेल में एक भी बॉल ना हो, और n1 का मतलब एक ही भरा हो, यानी कि 2 खाली हो। बात समझ में आई? हमको वो ढूंढने हैं जिसमें x1 हो 0, यानी पहले सेल में एक भी बॉल ना हो। तो हमको ऐसा सेल ढूंढना है जिसमें यहां पर डैश लगा हो, और n की वैल्यू 1 का मतलब एक ही ऑक्युपाइड हो। एक ही ऑक्युपाइड का मतलब बचे ये दोनों, इनमें से एक ही भरा हो, एक खाली हो। तो हमको सीधे सीधे वो ढूंढने हैं जिसमें 2 खाली हो, और 2 खाली में ये भी देखना कि पहला भी खाली हो। तो चलिए ढूंढिए, देखिए कितने मिल रहे हैं जिसमें 2 खाली हो और पहला भी खाली हो। तो इधर एक ये मिल गया लास्ट वाला, इसे 2 ये 2 मिले जिसमें 2 खाली थे और पहला भी खाली है। इसके अलावा कोई है जिसमें 2 खाली हो और पहला भी खाली हो, यानी हमारे पास फेवरेबल कितने मिले, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/27, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास, 27। अब आते हैं इस पे। तो अब की बार एक भरा हो और फर्स्ट सेल में एक बॉल हो। बात समझ में आई?
फिर से देख लीजिए इसको। n क्या कहता है कि एक भरा हो, यानी तीनों में से कोई एक ही भरा हो, यानी कि दो हमारे पास खाली होने चाहिए। और x1 क्या कह रहा है कि फर्स्ट सेल में एक बॉल हो, यानी यहां पर एक बॉल हो और बाकी के दोनों खाली हो। क्या देखो ऐसा कुछ मिलेगा हमको कि यहां पर एक ही बॉल हो और बाकी के दोनों खाली हो? तो एक भी नहीं मिल रहा है शायद। नो सर, एक भी नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 27। 0/27। इस पे आते हैं। ये कह रहा है कि पहले सेल में दो बॉल हो और एक खाली हो, यानी कि पहले सेल में हमारे पास बॉल हो दो और साथ ही साथ एक खाली हो। तो ऐसे इसमें ढूंढो जिसमें पहले सेल में दो बॉल हो और एक खाली भी हो। तो जितने दो वाले हैं उनको पकड़ो। पहले सेल में दो बॉल, ये देखो मिली, और एक खाली भी मिल गया इसमें, है ना? एक मिला, देखो दो मिल गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 6 होंगे। दो पहले में, हाँ, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, यानी ऐसे हमको 6 मिल गए। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6/27। अब आते हैं 3 पे। 3 का मतलब पहले सेल में 3 बॉल हो और इसका मतलब है एक खाली हो। तो जब पहले में ही हम तीनों डाल देंगे तो खाली कितने होंगे? 2। इसका मतलब ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी हो गई 0/27। क्या समझ पाए आप? यस सर। अब आते हैं सेकंड पे। अब की बार जो सेल ऑक्युपाइड हो वो 2 होने चाहिए। 2 ऑक्युपाइड का मतलब एक खाली। यहां पर n=1 का मतलब था एक ऑक्युपाइड। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक बार और थोड़ा सा विचार करेंगे। n=1 का मतलब एक ऑक्युपाइड यानी 2 खाली, और 0 का मतलब क्या होता है कि पहले सेल में एक भी बॉल ना हो। तो पहले सेल में एक भी बॉल ना हो ये ढूंढिए, और एक भरा हो ये ढूंढिए। यानी यहां 0 होना चाहिए और एक ही भरा हो, यानी इन दोनों में एक ही भरा हो। तो फिर 2 खाली, यानी पहला भी खाली हो और इन दोनों में से कोई एक खाली हो। तो ऐसे 2 हमको मिले थे, तो सही है। इसकी बात करते हैं। पहले सेल में अब की बार एक बॉल हो और एक ही भरा हो। पहले सेल में एक बॉल हो और एक ही भरा हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले सेल में अगर हम एक बॉल रख देंगे तो बाकी बची 2 में से कहीं ना कहीं तो कोई जाएगा, है ना? तो n=1 और इसके साथ कोई भी केस नहीं मिलेगा। इस वाले पे आते हैं जरा। पहले सेल में 2 बॉल हो और एक ही भरा हो। एक ही भरा का मतलब ये दोनों खाली हो। पहले सेल में x1=2 का मतलब सेल नंबर 1 में 2 बॉल हो। तो जब 2 बॉल अगर हम यहां पुट कर देंगे तो एक बची बॉल इसमें या इसमें जाएगी, इसमें या इसमें जाएगी, और इसका मतलब है एक ही भरा हो। तो जब हम पहले में 2 रखेंगे तो एक ही भरा नहीं निकाल सकते हैं, तो है हाँ, ना? 0। तो ये 0 होगा, ये गलत हुआ था। अब आते हैं इस पे। यहां पर है पहले सेल में 3 बॉल हो और एक भरा हो। तो पहले सेल में 3 बॉल हो और एक ही भरा हो, ये सिर्फ ये हो सकता हो, ABC, यानी ये हो जाएगा 1/27। क्लियर? तो एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये 0 है और ये 1 है। अब एक काम करते हैं, इसको चेक करने का तरीका हमारे पास है। हम n=1 को देखें कितना निकला था, 3/27। क्या इसको ऐड करो, देखो 3/27 आ रहा है? आ रहा है। यस सर। अब ये सही है, ठीक है। अब आते हैं इस पे। तो n=2 का मतलब 2 सेल ऑक्युपाइड होने चाहिए, यानी खाली कितने रहने चाहिए? 1। अब आते हैं इस पे 0 पर। x1 का मतलब पहले में कुछ ना हो। तो इसका मतलब है कि पहले में कुछ ना हो और ये दोनों भरे हों। ऐसे केसेस ढूंढो जिसमें पहले में कुछ ना हो और ये दोनों भरे हों। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पहले में कुछ ना हो और ये दोनों भरे हों। ये देखो एक केस मिला, 1, ये मिल गया 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 6/27। ठीक है। अब x1 की वैल्यू 1 है, यानी पहले सेल में एक बॉल हो और 2 भरे हों। तो पहले सेल में एक बॉल देखो और 2 भरे देखो।
तो पहले सेल में एक बॉल और दो भरे, ये देखो ये मिला, पहले सेल में एक बॉल है और अब की बात दो भरे हैं यहां पर। ओके, 2 3 4 5 6, बस 6 यहां भी मिल गए, यानी पहले सेल में एक बॉल हो और टोटल दो भरे होने चाहिए, तो 6/27। अब आते हैं इस पे, इसमें पहले सेल में दो बॉल हो और दो भरे होने चाहिए। तो पहले सेल में जितने दो बॉल हैं वो सर्च कर लो जल्दी से। ये देखो एक मिल गया, ये पहले सेल में दो बॉल हैं और टोटल दो भरे हैं, एक मिला, दो मिला, 3 4 5 और 6, टोटल 6 मिल गए। तो ये हो गया 6/27। अब आते हैं 3 पे, इसका मतलब पहले सेल में 3 बॉल हो और दो भरे हों। ऐसा हो सकता है क्या? जब हम तीनों बॉल उठाकर पहले सेल में डाल देंगे तो बाकी के दोनों तो खाली रह जाएंगे ना, दो भर ही नहीं सकते। यस सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अब इसको ऐड करो जरा, देखो 18/27 आ रहा है, यानी सही है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में क्या है, n की वैल्यू 3, यानी तीनों भरे हो और पहले में खाली हो। ऐसा हो सकता है क्या कि 3 के तीनों भरे और पहला खाली निकल जाए? नो सर। 0 हो गई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 3 के तीनों भरे हो और पहले में एक हो, तो ऐसे हैं कितने, 6, 6/27। अब तीनों भरे हो और पहले सेल में दो बॉल हो, तो अगर हम पहले में 2 डाल देंगे तो बाकी एक किसी एक ही में जा सकती है, तो तीनों तो भरे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर तीनों भरे हो और पहले सेल में 3 बॉल हो, ये भी नहीं हो सकता है। और इसको टोटल करेंगे तो 6/27। अब जरा इसको x1 पे टोटल कर लो, देखो कितना आ रहा है, 8/27। इधर देखो कितना आ रहा है, 12/27। और इधर कितना आ रहा है, 6/26। हाँ, 6/27, ये 0 है। ठीक है, और इधर आ रहा है 1/27। तो इसको जरा x1 वाले से मैच करो, क्या मिल रहा है, 8, 12, 6 एंड 1 मैच हो गया। तो ये बना ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x1 और n। तो आपको समझ में आया कि ज्वाइंट का कैसे बनता है, पॉसिबल केसेस कितने हैं और फेवरेबल कितने मिल रहे हैं, दोनों कंडीशन को साथ में लेकर चलना होता है। तो इसका एक और रिजल्ट है आगे, x1 और x2 का हमें ज्वाइंट फंक्शन बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है बी वाला, कि आप x1 और x2 का ज्वाइंट फंक्शन घर पे बनाइए, देखिए क्या आप निकाल पा रहे हैं। तो होमवर्क करोगे घर पे आज हिमांशु? यस सर। चलो, तो आज की क्लास में हमने सीखा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है। वही डेफिनेशन लगाते हैं, क्लासिकल, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कैसे बने, फेवरेबल कैसे कैसे आए, ये सारा कुछ हमने देखा। तो इसका एक पार्ट आपको होमवर्क में करना है और चेक करने के लिए आप उसे मुझे भेज सकते हैं फोटो खींचकर ग्रुप पे, मैं चेक कर लूँगा। बाकी जितने लोग क्लास में लाइव नहीं हैं वो लोग इसको करें घर पे, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे ग्रुप पे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।